नमस्कार, प्रणाम। मैं गौरव सिंह। आज हम लोग टेस्ट सॉल्यूशन देख रहे हैं एडवांस मैथ्स का। और आप हर बार के भांति इस बार भी क्या करना है आपको कि आप पहले टेबल चेयर पे बैठ जाइए, एक एक सवाल पहले आप लगाइए पाउच करके, फिर हमारा सॉल्यूशन देखिए और देखिए कि आप कैसे अटेम्प्ट कर रहे थे और उसको हम कैसे सोचवाए हैं। क्योंकि जीतने और हारने का अंतर सिर्फ सोच का ही है बच्चे। आप सवाल को अटेम्प्ट कैसे कर रहे हैं, क्योंकि आज जो कंपटीशन है, हम हर बार यही बात बोल रहे हैं, कंपटीशन ये माइंड का है कि आपसे आपका कॉम्पिटिटर कितना साउंडेड है, आप उसको कैसे हरा रहे हैं। बस एग्जाम हॉल में इसी की परीक्षा होनी है। ऐसा एक भी सवाल नहीं है कि हमसे सवाल नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे कंपटीशन में 10 तक का ही पेपर आना है। और जब 10 तक ही पेपर आना है तो सब बच्चा को आता है बनाने। लेकिन जीतेगा आखिर कौन? जीतेगा कि जिसका सॉल्यूशन सबसे तगड़ा होगा, सबसे कम समय में सबसे अच्छा सॉल्यूशन जिनका भी होगा, वही गेम को निकाल के चले जाएंगे। तो आइए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं और आपको मजा आएगा। आइए, अगर आप पहला सवाल को देखें, तो बोला गया है कि एक त्रिभुज है और इसका क्षेत्रफल बताइए। इसका क्षेत्रफल बताइए। ए बी सी है जिसका कोऑर्डिनेट -1 2 है, इनका 2 3 है और इनका 4 और -3 है। 4 और -3 है। अब बच्चे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये सवाल है। एक तो आप जानते होंगे कि त्रिभुज का एरिया निकालना, गौर से सुनिएगा, अगर आप त्रिभुज का एरिया निकालना जानते हैं तो अगर ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, इसका कोऑर्डिनेट x3 y3 है, तो पहला तरीका तो हम एरिया निकालना सीखे थे। पहला तरीका तो हम एरिया इनका निकालना सीखे थे कि इनका एरिया होता है ये क्या आ गया यार, ये भाई साहब क्या आ गए हो। कोई नहीं। इसका जो एरिया निकालना होता है ये होता है हाफ इंटू, अगर आप x1 को लोगे तो अंतर लेना होगा x1 वाला y1 नहीं, y2 माइनस y3 प्लस अगर x2 को लोगे तो x2 का y2 नहीं लेना है, y3 माइनस y1 लेना है, y3 माइनस y1 लेना है। और उसी तरीके से अगर x3 लोगे तो इसका y3 नहीं, y1 माइनस y2 लेना है, y1 माइनस y2 लेना है, y1 माइनस y2 लेना है। अब गौर से देखना कि आपने y2 से शुरू किया था, y2 पे खत्म कर दिया। एक तरीका तो ट्रायंगल का एरिया जब तीनों कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो एक तरीका तो ये है एरिया निकालने का, एक तरीका तो ये है एरिया निकालने का। दूसरा तरीका मेरे बच्चे, दूसरा तरीका जो हम आज आपको सिखा रहे हैं कि अगर ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, अगर भैया 3 वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और अगर एक वर्टेक्स का, देखो 3 लाइन से उसका कोऑर्डिनेट को बताते हैं। अगर एक कोऑर्डिनेट 0 0 है, दूसरा कोऑर्डिनेट मान लो A और B है और तीसरा कोऑर्डिनेट अगर C और D है, तो ट्रायंगल का एरिया डायरेक्ट हो जाएगा हाफ इंटू AD, इसका पास वाला तो इसका दूर वाला, AD माइनस BC। ये तरीका निकालना है। यही तरीका हम सबसे शॉर्टकट, ये लेकिन कब लागू होगा? जब एक कोऑर्डिनेट 0 0 होगा तब ये बात लागू होगा मेरे बच्चे। और अगर ऐसा नहीं है, कोई कोऑर्डिनेट 0 0 नहीं है, तो हम 0 0 करेंगे, क्योंकि ये तरीका लगाएंगे, इससे फास्ट ये काम करता है। तो हम हमेशा फास्ट के साथ चलेंगे सर। कोई और अपडेट होगा तो अगली बार भी हम ही सबसे पहले आपको अपडेट कर रहे होंगे, इतना आप यकीन रखिएगा। आइए, अगर इसको आप देखें बच्चे, किसी एक को तुम 0 0 करो, तुम जिस वर्टेक्स का भी कोऑर्डिनेट 0 0 करना चाहते हो कर सकते हो। तुम बोलो गुरुदेव हम इसको 0 0 करना चाहते हैं, तो इसको 0 0 करने के लिए x कोऑर्डिनेट में +1 जोड़ना होगा और इसमें -2 घटाना होगा, तभी 0 0 होगा।
लेकिन अब याद रहे कि अगर इधर +1 और -2 किए हो तो सब में +1 और -2 करना होगा। अगर इसमें +1 और -2 किए तो ये 3 हो गया, 2 और 1 3, और 3 में से 2 गया 1। अब पुरानका को भूल जाओ क्योंकि नयका तुम 0 0 के रेस्पेक्ट में सब लिख रहे हो। अगर इसमें तुम 0 0 बनाने के लिए +1 और -2 किए थे तो इसमें भी +1 और -2 कर लो, तो ये 4 और 1 5 हो गया, और -3 -2 -5 हो गया। अब इसका एरिया निकाल लो। अगर ये ए और बी है और ये सी और डी है तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ। मॉड में क्यों ले रहे हैं बच्चे, क्योंकि एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता है, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, तो मॉड लगा दे रहे हैं क्योंकि हमको फाइनली पॉजिटिव वैल्यू लेना है। तो देखिए ना, 3 को दूर वाला के साथ गुना कीजिए, 3 गुने 5 माइनस का 15, माइनस 1 गुने 5 5 5 5, -15 और 5 -20, -20 का आधा कितना, तो 10, 10 यूनिट स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। ये था सबसे आसान तरीका। देखो ये था होम्योपैथ तरीका जो सब कोई पढ़ा रहा है। हम वो रास्ता क्यों अपनाएं जो हमें ही कंफ्यूजन क्रिएट करे। तो हम सबसे अच्छा तरीका क्या किए, किसी एक को 0 0 बना दिए और एरिया हम निकाल दिए, क्योंकि जैसे ही एक वर्टेक्स 0 0 होगा तो सिर्फ 2 वर्टेक्स के ही कोऑर्डिनेट से तो एरिया हम निकाल रहे हैं बच्चे। मजा आया? अगर मजा आया और आपका भी 10 आंसर आ रहा था तो बिल्कुल आप सही बना रहे थे, और नहीं तो आइए फिर एक सवाल लेते हैं। ऐसा ही मैंने एक सवाल और रखा है, आइए अब इस सवाल को देखो। बोल रहा है क्वाड्रिलैटरल है गुरुजी, एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है मेरे भाई, एक चतुर्भुज है जिसका कोऑर्डिनेट एबीसीडी का कोऑर्डिनेट हमको दे रखा है। ए का कितना दिया हुआ है, ए का दिया हुआ है 6 और -3, 6 और -3। बी का मेरे बच्चे -4 और -2। सी का मेरे बच्चे 3 और 1, और डी का 5 और 0, 5 और 0। बच्चे एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, तुम नहीं जानते हो कि सर किसी भी क्वाड्रिलैटरल का एरिया निकालना है तो उसके अगर 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 आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसके डायगोनल को आप मिला दे। जैसे ही आप डायगोनल को मिलाओगे तो ये 2 ट्रायंगल बन जाएगा। कितना ट्रायंगल बन जाएगा, 2 ट्रायंगल बन जाएगा। और ट्रायंगल का एरिया निकालने हमको आता है कि किसी भी एक वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट 0 0 कीजिए और ट्रायंगल का एरिया निकालिए। तो किसको 0 0 करे, तुम जिसको बोल दो हम उसी को 0 कर देते हैं। अगर तुम चाहते हो कि इसको 0 0 हम कर दे तो एगो तो 0 है ही है छोटू, एक को जो 0 करने के लिए हमको क्या करना होगा, तो तुम बोलोगे कि गुरुजी 5 को 0 बनाने के लिए -5 घटाने होंगे, -5 घटाने होंगे आपको। हम बोले ठीक है साहब, और 0 तो ये तो 0, यानी कि -5 और 0 हमको सब में से घटाना होगा, हमको सब में से घटाना होगा छोटू। तो देखो तो इधर -5 और 0 कर दिए, इधर भी हमको -5 और 0 घटाना होगा, -5 और 0 लिख डालो ना छोटू। 6 में से -5 गया तो कितना आ गया सर जी, -1, सॉरी +1 आ गया, और -3 में से 0 गया तो 3, 1 और 3 इसका कोऑर्डिनेट आया। पुराना को भूल जाओ, पुराना को भूल जाओ। -4 -5 -9 -2, पुराना को भूल जाना है साहब। 3 में से -5 चला गया तो -2, और 1 में से 0 गया, एक ही सर, एक ही सर, पुराना भूल जाओ। अब देखो तो एक वर्टेक्स अगर 0 0 है मेरे बच्चे तो क्या इसका एरिया हम नहीं निकाल देंगे, इसका एरिया होगा हाफ इंटू, गौर से देखना, +1 को -2 से गुना करोगे तो -2, -3 को -9 से गुना करोगे तो भाई साहब 9 तिया 27, 27 और 2 29, 29 का आधा कितना, तो 14.5, 14.5 सेंटीमीटर एरिया इसका आ गया। अब अगर इसका एरिया निकालना है, देख रहे हो लोड दिमाग पे लेना ही नहीं है, कैलकुलेशन फ्री करना है सर। इसका एरिया निकालना है तो एक वर्टेक्स तो तुम 0 0 ऑलरेडी कर चुके हो, तो इसको देखो तो इसका एरिया निकालोगे तो हाफ इंटू, अगर ये ए बी है ये सी डी है तो इनका पास वाला तो इनका दूर वाला, तो -9 और 1 -9, -2 और -2 प्लस का 4, प्लस का 4 सर जी, प्लस का 4, तो -9 और -4 -13, -13 का आधा कितना हो गया, 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बात बताओ रसगुल्ला,
कि तुमसे एबीसीडी का एरिया पूछा है, तो तुम ए बी डी का एरिया निकाल लिया 14.5, और तुम बी सी डी का एरिया निकाल लिया 6.5। दोनों क्वाड्रिलैटरल का एरिया निकालिएगा तो दोनों एरिया को जोड़ दीजिए, 14.5 और 6.5 कितना हो गया, 21 यूनिट स्क्वायर। ए इज द राइट आंसर। आइए ना कभी पटना में, कहीं कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। मजा आ रहा है, आप अपने कॉन्सेप्ट को देखें बेटा। आइए, ये हम टेस्ट 1 में भी ये सवाल लिए थे, ये सवाल अभी एकदम ट्रेंडिंग में है कि भाई साहब अगर दो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर काट रहा है तो इसके लिए कंडीशन था, इसी को हम यूनिक सॉल्यूशन या अद्वितीय हल बोलते हैं। इंग्लिश में यूनिक सॉल्यूशन और हिंदी में अद्वितीय हल। यह होता है a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। लेकिन अगर दो लाइन पैरेलल है तो पैरेलल होने का मतलब होता है कि दोनों लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। इसके लिए कंडीशन क्या है, क्योंकि ये तो एक जगह भी नहीं काटेगा मेरे बच्चे, क्योंकि कहीं काट ही नहीं रहा है तो इसके कोई सॉल्यूशन ही नहीं होंगे। तो इसी को बोला गया है शास्त्रों में नो सॉल्यूशन। क्या बोला गया है, नो सॉल्यूशन। हिंदी में लिखल मिलेगा कोई हल नहीं। कोई हल नहीं का मतलब दोनों लाइन कैसा है, पैरेलल है, कोई हल नहीं। इसके लिए कंडीशन क्या है कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। और एक होता है ओवरलैपिंग लाइन, कि एक ही लाइन पे दूसरा लाइन ओवरलैप कर जाए, तो जय बार लाइन मिलेगा उतना सॉल्यूशन होगा। ये तो ओवरलैप पे कर गया है, तो मेनी सॉल्यूशन इसको बोलते हैं। मेनी सॉल्यूशन बोलो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलो या हिंदी में अनंत सॉल्यूशन बोलो, अनंत हल, अनंत हल, ये सारे एक ही का नाम है। इसके लिए कंडीशन क्या है बच्चे, a1, क्योंकि इसमें तो सब कुछ बराबर हो गया सर, b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। ये हम टेस्ट नहीं करवा रहे हैं, ये आपको सारा रिवीजन भी करवा रहे हैं। ये टेस्ट के माध्यम से हम चाहते तो डायरेक्ट आंसर लगा के पार होते, लेकिन हम चाहते हो मेरे बच्चों को बार बार सुने, बार बार समझे, तभी दिमाग में आना है। क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट थोड़ा आधा सच है। प्रैक्टिस विथ राइट डायरेक्शन, राइट सारथी। अब महाभारत हुआ बच्चे, कौरव भी जीत सकता था। पांडव और कौरव में एक ही अंतर था कि पांडव के साथ सारथी बहुत तगड़े वाले गुरु जी थे। तो राइट डायरेक्शन में जब तक आप मदद नहीं कीजिए, प्रैक्टिस करें, लेकिन कहां, राइट डायरेक्शन में। जब तक आप राइट डायरेक्शन में प्रैक्टिस नहीं करते हो, सफलता मिलती है थोड़ा लेट से, और राइट डायरेक्शन में क्या है, जल्दी सफल हो जाइएगा। तो हम यही चाहते हैं कि बार बार आप इसका प्रैक्टिस करें। अब गौर से देखिए, तो अब अपनी आंखें बंद कीजिए और देखिए, तो ये इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, a1 1 है, a2 4 है, तो 1/4। देखिए तो b ये 2 है साहब, इधर कितना है 8 है, तो ये भी तो 1/4 है। लेकिन क्या ये 15 और 13 1/4 रेशियो में आया, नहीं, ये दोनों का तो रेशियो सेम है, लेकिन इसका रेशियो सेम नहीं है। एक्स के कोफिशिएंट को a बोलते हैं, y के कोफिशिएंट को b बोलते हैं, और जो बच गया उसी को c यानी कि कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये c1 हो गया, ये c2 हो गया, ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये b1 हो गया, ये b2 हो गया। अब बताओ लड्डू कौन है, तो भाई साहब c कांस्टेंट बराबर नहीं है का मतलब है कि वो दोनों पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइन है तो उसके कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो आंसर B4 बिहार वाला। कैसा लगा, मजा आया? अगर ये होता तो हम क्या बोलते, इंटरसेक्टिंग एट 1 पॉइंट, और ये होता तो हम बोलते कोइंसिडेंट, मतलब संपाती है। तो यही तो 3 कंडीशन होते, यही 3 घुमा फिरा के पूछ रहा है। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, तो आगे बढ़िए, आगे बढ़िए मेरे बच्चे। आइए देखिए इधर, अब ना जाने कि कितने बार आप जानते हैं, कितने बार जानते हैं कि अगर साइन ए बराबर कॉस बी हो, या टैन ए बराबर कॉट बी हो, या कॉसेक ए बराबर सेक बी हो, अगर ये तीनों भैया लिखा हुआ है, ये तभी लिख सकते हैं ना छोटू,
ये तभी लिख सकते हैं जब a प्लस बी का सम 90 डिग्री हो। जब a प्लस बी का सम कितना हो तो 90 डिग्री हो। गुरु साइन के साथ कोई और कोण और कॉस के साथ कोई और कोण ना चलबो रे बाबा, ना चलबो। ये तो तभी पॉसिबल है ना जब ये दोनों कोणों का सम 90 डिग्री हो जाए। ये दोनों कोणों का सम 90 डिग्री हो जाए तो देखो ना, साइन के साथ ये क्या है 3a, ये एंगल है बेटा। कॉस के साथ एंगल क्या है a माइनस 26। ये दोनों का सम कितना होना चाहिए लड्डू 90 90 90। तो 4a 26 उधर जाएगा तो 90 प्लस 26 116 116 4 से काट दीजिए, 4 दूना 8 4 नमा 36। ए का मान कितना है बच्चे तो सर 29 आ गया। और बोला गया कि 3a एक्यूट एंगल है तो a का मान क्या होगा, तो a तो भैया हमसे 29 बोला ही। A4 आइए ना कभी हमारे पटना में। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। देखो रिवीजन ये था, ये तब होगा जब a प्लस बी का सम 90 डिग्री हो। तो एग्जैक्टली आपको रिवीजन भी करते चलना है और वो अप्रोच भी। देखो टेस्ट के माध्यम से ना आप अप्रोच, आज एग्जामिनर यही पूछना चाह रहा है कि आप इस सवाल को तो बना लिए, क्या इसके आगे पीछे का भी बात आपको पता है, तो हाँ भाई हमको पता है। आइए अगला सवाल, अगला सवाल मेरे बच्चे ठीक वही। देखो तो अब मजा आया कि सर साइन के साथ कोई एंगल और कॉस के साथ कोई एंगल, ये तभी बराबर होगा गुरुजी जब इन दोनों का सम क्या होगा 90 डिग्री होगा। अरे बोलो बोलो, इसका सम कितना बच्चे 90 डिग्री। अब देखो तो 48 और 13, 48 और 13 8 3 11 4 1 5 1 6 61 61 61 उधर जाएगा तो घटेगा, उधर जाएगा तो घटेगा। 90 में से 61 चला गया सर, तो कितना बचा बच्चे सी। बोलो कोई दिक्कत है तो बोला जाए, कोई दिक्कत नहीं है सर। देख रहे हो सवाल तो ऐसे ही। अच्छा इनको देखो, इनको अगर तुम वापस जाओ तो देखो तो tan A बराबर हमने cot B लिखा था। देखो अब बात को एग्जामिनर कैसे घुमा रहा है। अब सुनो, tan A को tan A ही रहने दो। क्या हम cot B को 1/tan B लिख सकते हैं? आप बोलो धूमधाम से लिख सकते हैं गुरुजी, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। अब डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर आप करोगे बेटा तो ये tan A इंटू tan B बराबर क्या हो जाएगा लड्डू तो 1 हो जाएगा। और ये भी कब पॉसिबल है, अरे इसी का तो ये बदला हुआ बात है लिखने की कला। तुमको भी तो भाई जब कुछ तुम बोलते हो उनको टेक्स्ट करते हो वो नहीं समझ पाते हैं तो तुम फिर गूगल सर्च करते हो कि इसको जापानीज में क्या बोला जाता है, इसको अमेरिकन लैंग्वेज में क्या बोला जाता है। तुम भी तो सीखते हो ना सर, तो वही चीज तो है। फ्रांसीसी शब्दों में क्या बोला जाता है तो वही तो है, सिर्फ बदल तो दिए है सर। ये भी कब होगा, ये भी कब होगा मेरे लड्डू कि जब a प्लस बी का सम कितना होगा 90 होगा। अब ये कोई सवाल बचा, बताओ ये कब पॉसिबल है, जब इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा। तो 4 थीटा प्लस 6 थीटा का सम ये बोलने के लिए कितना होना चाहिए 90 डिग्री। 6 4 10, 10 थीटा अगर 90 है दोस्त तो थीटा 9 हो गया। थीटा कितना हो गया 9। और हमसे थीटा नहीं पूछा है, कॉट 5 थीटा। तो देखो ना थीटा अगर 9 है तो 9 पचे 45। और ये भाई साहब आगा पाजी को भी पता है कि कॉट 45 का मान कितना होता है 1 होता है, 1 होता है D4। D4 दरोगा आंसर। आइए यह सवाल को देखिए, यह सवाल टेक्स्ट किया गया था आपके कॉन्सेप्ट को कि सर कॉस A प्लस बी क्या होता है गुरुजी। आपसे पूछा गया था साइन A माइनस बी क्या होता है गुरुजी। अब देखो तो कॉस A प्लस कॉस बी क्या होता है प्रभु, तो ये होता है कॉस A इंटू कॉस बी, प्लस है ना बच्चे तो माइनस हो जाएगा, माइनस साइन A इंटू साइन बी, साइन A इंटू साइन बी। ये क्या होता है साइन A माइनस बी, तो साइन A इंटू कॉस बी, माइनस है तो माइनस ए होगा, माइनस कॉस A इंटू कॉस A इंटू साइन बी, साइन बी। अब गौर से देखो तो एक होता है बच्चे tan A प्लस बी, हम सब रिकॉल करवा दे रहे हैं tan A प्लस बी,
tan A प्लस tan B 1 माइनस tan A इंटू tan B, tan A इंटू tan B ये होता है। लेकिन अच्छा सपोज दैट कोई आके तुम्हारे कान में बोल दे कि अगर कंडीशन है A बराबर B हो जाए, अगर tan A बराबर B हो जाए, तो देखो ना, अगर दोनों को तुम A मान लो तो A और प्लस A tan 2A। लेकिन याद रखना मेरे भाई, तुम B को भी A मान लिए हो तो tan A 2 tan A, लोड नहीं लेना है दिमाग पे। और नीचे tan A इंटू tan A tan स्क्वायर A। अरे बोलो, यही फॉर्मूला को तुमसे पूछा गया है, तो क्या ये नहीं आता है तुम्हें छोटू? क्या ये तुम्हें नहीं आता है? अगर इसी में हम एक और ऐड कर दे कि साइन A प्लस B, तो देखो ना, बस यहीं पर प्लस का साइन हो जाएगा, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। और यहां पर अगर माइनस का साइन कर देना, माइनस का साइन, तो यहां प्लस का हो जाएगा, बाकी सेम जैसे लिख ही देते हैं तुम्हारे लिए लड्डू, हम तुम्हारे लिए सब लिख देंगे। देखो इधर कॉस A माइनस B, कॉस A इंटू कॉस B। अच्छा, कॉस वाला में ना दोस्त ध्यान देना है, प्लस पूछे तो बीच में माइनस का साइन, और माइनस पूछे तो बीच में प्लस का साइन सॉरी, साइन A इंटू साइन B। अब ये 4 फॉर्मूला आपसे हर बार पूछा जा रहा है, हम देख लेंगे सर, कौन सा बड़ी बात है, हम नहीं जानते हैं क्या? आइए ना देखिए, तो ये फॉर्मूले तो पूछा है, x और y को a और b मान लो, तो cos a प्लस b, देखो तो cos a प्लस b, cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। हाँ, ये संभव है सर, ये होगा, ये तो कतई नहीं होगा, और ये संभव है। ठीक है जी साहब। अब है साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी, तो ये तो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। लेकिन याद रखिएगा कि माइनस है, ये माइनस है, तो साइन ए माइनस बी वाला बीच में माइनस है, लेकिन ये माइनस आके प्लस कर देगा, ये सब शुरुआते माइनस गया है। बोले तुम नहीं होगा दोस्त, तुम तो आधा अधूरा ही लिखे हो, तुम तो हो ही नहीं सकते हो। तो सी इज द करेक्ट आंसर। देख लो ना दोस्त, सिर्फ हमने रख तो दिया है, सिर्फ आपसे फॉर्मूला एग्जामिनर जानना चाह रहा था। ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न है बेटा, जो भी अभी 2025-26 में जहां भी एग्जाम हुए हैं, हम वहां के बेस्ट सवाल आपके लिए उठा के लेके आए। हम नहीं चाहते हैं कि मेरे बच्चा कंपटीशन में आप कोई भी सवाल देखकर ये हो जाओ, क्योंकि हम टीचरों के ऊपर दायित्व भी है बेटा कि आपको एग्जामिनर के रेजोनेंस में मिला के चले। वो टीचर ही क्या जो एग्जामिनर से पीछे चल रहा हो, मतलब आप भी तो बच्चों को, आपका दायित्व बनता है कि बच्चों को एग्जामिनर के रेजोनेंस में मिला के चलना। क्योंकि हम अगर सफल हुए हैं, हमारे पास अगर अनुभव है, तो वो अनुभव आपके सफलता में काम कैसे आए, यही तो एक टीचर का काम है ना बच्चे। आइए, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको आज भले ही थोड़ा लगे कि गुरुजी थोड़ा लेवल ऊपर जा रहा है, लेकिन बच्चे यकीन रखना सवाल यहीं से आएंगे, और हम एग्जाम के बाद भी आपको आके मिला रहे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर देखा जाए कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी दो समान भुजा 15 है, उसके बीच का कोण 30 है। भाई न जाने हम आपको कितने बार बताए हैं कि अगर दो भुजा और उसके बीच का कोण पता हो तो उसका एरिया होता है मेरे बच्चे हाफ इंटू एडजेसेंट, जो साइड पता है उसका प्रोडक्ट, और उसके बीच वाला कोण है जो साइन के साथ लिखते हैं। किसके साथ लिखते हैं? साइन के साथ लिखते हैं। जब कभी भी किसी त्रिभुज में दो साइड और उसके बीच का कोण पता हो, दो साइड और उसके बीच का कोण पता हो, तो हाफ इंटू अगल बगल भुजा के गुणनफल इंटू साइन के साथ वो जो बीच में एंगल है, मान लो यहां 60 होता तो हम 60 लिखते, साइन 60 लिखते, 45 होता तो हम साइन 45 लिखते। तो फिर तो हिसाब किताब हो गया बच्चे। ए नहीं है 15 है, बोला है कि ये गुरुदेव 15 है, हम बोले 15 गुने 15, और साइन 30 का मान
तो सर हाफ होता है, हाफ होता है। 225 का एक चौथाई दुनिया को पता है कि 56.25 होगा, 56.25 होगा मेरे बच्चे। आओ आगे बढ़ जाते हैं। किसी त्रिभुज का अंतः त्रिज्या इन रेडियस दिया हुआ है। इन रेडियस किसको बोलते हैं? कोई भी त्रिभुज के अंदर अगर सर्कल बने तो इसको हम अंतः वृत्त बोलते हैं, इन सर्कल बोलते हैं, इन सर्कल बोलते हैं। और इसी के त्रिज्या को हम इन रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन रेडियस बोलते हैं, इन रेडियस बोला गया है बाबू कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया जब निकालोगे ना तो एरिया होता है मेरे बच्चे सेमी पैरामीटर गुने इन रेडियस, सेमी पैरामीटर गुने इन रेडियस, सेमी पैरामीटर गुने इन रेडियस। तो देखो तो भुजाओं की लंबाई का योग, अगर किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का सम 125 है, तीनों भुजाओं का सम पैरीमीटर कहलाता है, परिमाप कहलाता है, और उसी का आधा कर दोगे तो सेमी पैरीमीटर कहला जाएगा। समझ रहे हो तुम? कितना आसान है लड्डू। और इन रेडियस भाई ने दे रखा है 8, भाई ने दे रखा है 8, 2 चौको 8, 125 चौको 500, D4 दरोगा बाबू इज द राइट आंसर। अब कुछ बातें जो हम आपको रिकॉल करवा देते हैं। देखिए अब यहां पर रिकॉल कीजिएगा, यहां पर मेरे बच्चे रिकॉल कीजिएगा कि किसी भी त्रिभुज में अगर इन रेडियस निकालना है, इन रेडियस निकालना है फॉर एनी ट्रायंगल, किसी भी त्रिभुज में फॉर एनी ट्रायंगल, तो इन रेडियस बराबर होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय सेमी पैरामीटर। ये किसी भी त्रिभुज में हो गया। और सिर्फ अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज की बात हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात हो, तो इन रेडियस बराबर होता है a/2√3। अगर हम समकोण त्रिभुज में फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, गौर से सुनते रहना, फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, फॉर राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम इन रेडियस निकाले तो p + b - h का आधा, P फॉर परपेंडिकुलर लंब, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनस, इसका आधा। यह था इन रेडियस की कहानी गौरव सर के जुबानी। अब आइए सरकम रेडियस, जो बड़ा वाला आर होता है, सरकम रेडियस इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं सरकम रेडियस, परित्रिज्या, सरकम रेडियस परित्रिज्या। किसी भी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में फॉर एनी ट्रायंगल, फॉर एनी ट्रायंगल, किसी भी त्रिभुज में सरकम रेडियस क्या होता है? तीनों भुजाओं का गुणनफल डिवाइडेड बाय 4 गुने एरिया ऑफ ट्रायंगल। लेकिन अगर हम बात करें कि समबाहु त्रिभुज में गुरुदेव, इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होगा? तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में हो जाएगा a/√3। लेकिन अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल में बात करें तो गुरुजी, राइट एंगल ट्रायंगल में सरकम रेडियस हाइपोटेनस का आधा होता है, हाइपोटेनस का आधा होता है मेरे बच्चे। और एक होता है साइन रूल कि a/sin a बराबर b/sin b बराबर c/sin c बराबर 2 गुने सरकम रेडियस। ये कंप्लीट रिवीजन करवा दिए भाई। ये जो दोनों लाइन लिखा ना, अब इसको पढ़ाने के लिए टीचर साहब 1.5 घंटा समय लेते हैं। हम आपको बोल रहे हैं कि इन रेडियस और सरकम रेडियस आप लिख कर अपने नोट्स में रख लो। ऐसा कोई प्रीलिम्स नहीं है, कोई मेंस नहीं है कि जहां पर ये ना आया हो। एनटीपीसी का फेवरेट सवाल, सीजीएल का फेवरेट सवाल, एईडीओ में ये आना ही आना यहां से है, बिहार एसएससी आप हमसे आज लिखवा लो, इन दोनों में से कोई एक रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो ये रिजल्ट आपको कहीं कॉपी में एकदम घोर के पी जाना है, मतलब दिमाग में इंस्टॉल कर लेना है। आइए, तो आंसर लग चुका था सर हम लोगों का। आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है तो आप अपना कमेंट और लाइक प्यार देना मत भूलिए। आइए 10 नंबर सवाल, 3600 के गुणनखंडों की संख्या बताइए। ठीक है, देखिए यार, एक तो आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो जैसे आप बचपन में करते थे एलसीएम मेथड से, लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर कोई भी डिवाइजर, गुणनखंड, फैक्टर की बात हो, कोई भी फैक्टर की अगर बात हो गुरु,
तो रूल नंबर 1, सबसे पहले तो आपको सबसे पहले प्राइम बेस में तोड़ दीजिए, इसको प्राइम बेस में ब्रेक कर दीजिए, ब्रेक कर दीजिए, ब्रेक करें। क्योंकि बच्चे तुम्हारा भी ओरिजिनल वैल्यू तभी निकला जब तुम ब्रेक हुए, क्योंकि जब तुम ब्रेक हुए जीवन में तो पता चला कि हम जिसके लिए इतना टाइम दे रहे थे न वो रहे न कोई और रहे। तो अच्छा है बेटा, जब तुम ब्रेक होते हो तभी तुम्हें पता चलता है कि गुरुजी सब मोह माया है, अब खुद से किताब कॉपी ही असली हमारी प्रेम है, इसी से प्रेम करना है, बाकी सब मोह माया है बच्चे। तो आइए हम देखते हैं इस सवाल को और आपको पूरा रिवीजन करवा देंगे। पहले प्राइम बेस, प्राइम बेस किसको बोलेंगे? 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे नंबरों में इसको ब्रेक कर देना है। मान लो कि ऐसा अगर हो कि 2 के पावर ए हो, गुने 3 के पावर बी हो, 5 के पावर सी हो या 7 के पावर डी हो, हमने ब्रेक करके आपको बता रखा है। अब अगर ऐसा कोई ब्रेक हुआ और इसमें अगर सबसे पहला 2-3 सवाल बनता है, सारा सवाल हम आपको रिकॉल करवा देते हैं। पहला सवाल कि अगर टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर या टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछा जाए तो इसका जवाब होगा क्या कि इसके पावर में 1 जोड़ दो, a+1, b+1, c+1 और d+1। ये करना है गुरुजी और आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। जैसे 3600 को आप देखिए, तो हम तो यार 36 को जैसे ही 0 मिलेगा तो हम 36 गुने 100 तोड़ेंगे। 100 में क्या होता है बेटा कि अगर कभी जीवन में 1 0 है, 1 0 का मतलब 1 2 और 1 5 होता है, 2 0 का मतलब 2 2 और 2 5 होगा। सिमिलरली आप बोलो 3 0 है तो सर 2 3 बार आएगा और 5 भी 3 बार आएगा। तो अगर इस 100 को देखो तो 2 2 बार है और 5 भी कितने बार है? 2 बार है। 36, अरे दुनिया को पता है 4 नामा 36 होता है, 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2। अब सबको अच्छे से सजा के लिख लो, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2। सर जब बेस बराबर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लीकेशन में ऐड हो जाता है, तो 2 और 2, 2 के पावर 4, 3 का पावर 2 और 5 के पावर 2। ये हुआ प्राइम बेस में हमने ब्रेक कर दिया छोटू। अब अगर इसके सारे गुणनखंडों की संख्या है तो 4 में 1 जोड़ दो 5, 2 में 1 जोड़ दो 3, 2 में 1 जोड़ दो 3, 5 तिया 15 तिया 45। आंसर मेरे बच्चे 45 विल बी द आंसर, 45 विल बी द आंसर। ये था तरीका नंबर 1, कहानी का पहला। अब दूसरा कॉन्सेप्ट सुनिएगा, हम इसको मिटा रहे हैं, सुनते रहना बच्चे, मजा आएगा तुम्हें। अभी अभी तो मैथ क्या है ना यार, एकदम थ्रिलर आना चाहिए। मैथ इतना सही सब्जेक्ट है ना कि मैथ में जब तक थ्रिलर नहीं आए मजा नहीं आता है मैथ सीखने में। सर अगर आप गौर से इसको देखें तो आज आपको एक मैं बात बता रहा हूं कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमेशा ऑड होगा। तुम कोई भी परफेक्ट स्क्वायर ले लो लड्डू, उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमेशा क्या होगा? तो ऑड होगा, विषम होगा, विषम होगा। क्या 3600 परफेक्ट स्क्वायर है सर? हम बोले हाँ लड्डू, देखो ना ये 60 का ही तो स्क्वायर है, तब तो 3600 का टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर बोलो चाहे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बोलिए, ऑड होगा। हम बोले 200%। तो 44 मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? 42 मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? तुम तो इवन हो। और 43 को देखो तो इंस्पेक्टर, 43 ऑड तो है लेकिन 43 एक प्राइम नंबर भी है, 43 एक प्राइम नंबर भी है छोटू। तो लिख लो कि सर ऑड होगा ना कि प्राइम होगा, ना कि प्राइम होगा छोटू। तो एक बात बताओ, 43 प्राइम नंबर है, प्राइम होगा क्या? हम बोले नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। आइए ना कभी पटना में
मजा आ रहा है? अरे मैथ तुमको कोई सिखाया नहीं ऐसे प्रभु, देख रहे हो एक ही मैथ के करने का हम कितना विजन देते हैं। क्यों देते हैं बच्चे? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, जब सब बात हम बोल देंगे ना तो आपको डर नहीं रहेगा। जब आप किसी इंसान को हर तरीके से जान जाते हैं तो आपको डर नहीं होता, आपको पता होता है कि ये इंसान यहां पर ऐसे रिएक्ट करेगा। लेकिन कोई चेहरा उसका छुपा हुआ रह जाए तो आपको डर लगता है कि पता नहीं किस मोड़ पे ये अकेले छोड़ के चला जाए। तो आपको ये जानना है ना कि इसके सारे गुण को हम जान जाएंगे कि सर सारे तरीका फिनिश। मजा आ रहा है? लेकिन आइए, यहां पर कुछ बात अधूरा रह गया था, हम पूरा करते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा बात मेरे बच्चे यहां पर कि अगर सर सिर्फ हमको इवन 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 फैक्टर निकालना है तो हम बोले अगर इवन निकालना है तो इवन वाला 2 के पावर को एज इट इज रख देना और बाकी वाला में एक जोड़कर मल्टीप्लाई कर देना, बाकी वाला में एक जोड़कर मल्टीप्लाई कर देना। आंसर मेरे बच्चे, अगर गुरुजी सिर्फ हमको ऑड निकालना हो फैक्टर तो हम बोले अगर ऑड निकालना है तो 2 के पावर को इग्नोर कर देना, सिर्फ b प्लस 1 करना, इंटू सी प्लस 1 करना और इंटू डी प्लस 1 करना। अगर आगे भी होगा तो उसके भी पावर में एक जोड़कर आपस में मल्टीप्लाई कर देना। ओके, एक होता है मेरे बच्चे प्राइम फैक्टर और प्राइम डिवाइजर। अगर प्राइम फैक्टर निकालना हो तो पावर को ऐड कर देना, पावर को देखो इसी में हम सारा चीज बता दे रहे हैं, पावर को ऐड कर देना, ऐड कर देना। जैसे इसका पावर क्या था ए बी सी डी, तो ऐड कर देना ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। यार पूछे ना हमसे, तुम या तो हमसे टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर या टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछोगे, तुम हमसे इसमें कितना इवन फैक्टर है वो पूछ सकते हो, तुम हमसे ऑड फैक्टर पूछ सकते हो, तुम हमसे प्राइम फैक्टर पूछ सकते हो और तुम हमसे प्राइम डिवाइजर पूछ सकते हो। प्राइम डिवाइजर क्या होता है कि सर प्राइम बेस को काउंट करके लिख दीजिए, प्राइम बेस को काउंट करके लिख दीजिए ना सर जी। जैसे इसमें प्राइम बेस कौन था? तो 2 था, 3 था, 5 था, 7 था। कै गो प्राइम नंबर का यूज हुआ है? 4 गो प्राइम नंबर का। जय गो प्राइम नंबर का यूज होगा उतना आंसर। अब 1 2 3 4 5 5 सवाल इस पर घूमते रहते हैं और पांचों का हमने रिवीजन करवा दिया और क्लास में सब चीज का मैंने प्रूफ दिया है। आज वो वक्त नहीं है कि हम प्रूफ दें, लेकिन जिस दिन हम नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे धागा खोल देंगे छोटू सारे के सारे कॉन्सेप्ट का। चलिए बढ़ते हैं आगे। मजा आ रहा है तो कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हम नए हैं, यूट्यूब आप ही का है सर, आप हमारे फैमिली है। तो बहुत सारे तो व्यूज जाता है लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब भी करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फैलाएं, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है, इस चैनल का एक ही उद्देश्य है बच्चे कि ये अंतिम पंक्ति में खड़ा बच्चों को भी इससे लाभ मिलना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। 484 के उन भाजकों का योग बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। अच्छा, 484 को देख के तेरे मन में लड्डू नहीं फूटा कि ये सर 4 गुने 121 तो है? 4 क्या है? 2 का पावर 2 और 121 क्या है? तो 11 के पावर 2। अच्छा सुन लो, अगर तुम्हें वर्ग परफेक्ट स्क्वायर, अगर परफेक्ट स्क्वायर की तुम बात करो, पीएस मतलब परफेक्ट स्क्वायर, तुम कुछ और नहीं समझोगे नालायक, परफेक्ट स्क्वायर समझोगे। अगर परफेक्ट स्क्वायर की हम बात करें लड्डू, आप लोग ईमानदारी से बताना, तो हम क्या बोल रहे हैं कि कोई भी प्राइम का, मान लो प्राइम हमारा कोई एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम का बेस 0, हां सर एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। प्राइम का पावर 2, प्राइम का पावर 4, प्राइम का पावर 6, प्राइम का पावर 8, मतलब ये सब एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। मतलब कोई भी प्राइम नंबर के अगर पावर में 2 बढ़ाते चलिएगा तो वो जो होगा वो हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। होता तो किसी भी नंबर पर है, लेकिन हम डिवाइजर वाले सवाल को कर रहे हैं तो हमको प्राइम बेस में ही तोड़ना है मेरे बच्चे। तो हम ये सीख रहे हैं कि प्राइम का पावर 0 से स्टार्ट कीजिए और उसके पावर में 2 जोड़ते चलिए, वो सब एक एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे 2 का पावर 0, हां सर एक परफेक्ट स्क्वायर है सर। 2 के पावर 2 4, हां सर है सर।
2 के पावर 4 16, हाँ सर एक परफेक्ट स्क्वायर है सर। 2 के पावर 10, हाँ सर 1024, जो 32 का स्क्वायर होता है, और 1024 MB बराबर 1 GB होता है। देख रहे हो 1 GB तुम्हें याद है नालायको। तो ये सब देख रहे हो, पावर में दो दो जोड़ते चलो, वो एक परफेक्ट स्क्वायर होते चलेगा। तो एक बात बताओ, 2 वाला में कौन कौन परफेक्ट स्क्वायर होगा? तो सर 2 के पावर 0 और 2 के पावर 1, सॉरी 2 के पावर 2। क्यों? क्योंकि सर 2 के पावर 0 वाला और 2 के पावर 2 वाला एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है साहब, इनका सम कर दिए। अच्छा, ये बीच में गुना है तो हमने भी बीच में गुना दिया। 11 वाला में ढूंढो तो कौन कौन परफेक्ट स्क्वायर है? तो सर 11 के पावर 0 और 11 के पावर 2, आगे होता तो 11 के पावर 4 होता मेरे बच्चे। इसी का सम पूछा था, सम पूछा था तो बीच में काउंट जोड़ का साइन लगा दी। और इधर 11 का पावर 2 121 और 11 का पावर 0 1, 121 और 1 122, 4 और 1 5, 122 25 610, 610 आंसर। आंसर अगर सिर्फ हमसे परफेक्ट स्क्वायर पूछता तो सुन लो, ई कॉमा लगाते हम, फिर अगर सिर्फ नंबर पूछता तो हम कॉमा लगाते। इसमें कै गो है? 2 गो, और इसमें कै गो है? 2 गो। तो टोटल कै गो होगा? जो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो 4 गो। टोटल परफेक्ट स्क्वायर कितना? 4 गो। लेकिन हमसे वो सम पूछा है, तो सम कितना हो जाएगा? सी इज द आंसर। सी इज द आंसर सर। आइए आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है? मजा आना ही चाहिए सर। 216 के विषम भाजकों का योग कितना है? 216 क्या है यार? अगर आप देखें तो 36 छक्का, 36 छक्का 216 होता है। 36 क्या है? अभी आप पढ़े हैं कि 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2, और 6 क्या है? 2 गुने 3। हम तो ऐसे ही तोड़ते हैं छोटू, बाकी तुम एलसीएम लेके भी तोड़ सकते हो, हमको तुमसे कोई आपत्ति विपत्ति नहीं है। अब इसको कर लो, 2 के पावर 2, 2 के पावर 1, 2 के पावर 3, ये 3 के पावर 2, 3 के पावर 1, 3 के पावर 3, बाकी सब खत्म। 216 यही था, इन्हीं के लिए हम इतना पापड़ बेल रहे थे। आ जाइए सर, अब इसको देखिए। अब अच्छा इसको सुनो, 2 के पावर 3 क्या है पता है? इसका बेसिक बात बताते हैं। ये मैक्सिमम पावर को शो करता है। मैक्सिमम पावर का मतलब कि सर 2 के पावर 0 से शुरू होकर 2 के पावर 3 तक है जो 216 को काटेगा। उसी तरीके से 3 में भी 3 का पावर 0 से शुरू होकर 3 के पावर 3 तक है जो मैक्सिमम काटेगा। अगर पावर 4 होता तो हम 4 तक जाते। ओके सर, अब समझिएगा, इनको थोड़ा कॉमा देके लिखना था बच्चे। 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3। अब गौर से देखिए, तुमसे विषम भाजकों का योग पूछा है, तो इसमें विषम कौन कौन है? तो सर 2 के पावर 0, हाँ सर विषम है सर। और विषम कौन है सर? तो सर इसमें तो विषम कोई और है ही नहीं, क्योंकि ये तो सब इवन हो जाएगा। 2 का पावर 0 के अलावा कोई भी पावर होगा वो इवन हो जाएगा। तो यहां पर तो सिर्फ एक वो मिला सर, और यहां पर देखिए तो ये तो सब विषम में आएगा सर। 3 के पावर 3 27, सम पूछा है ना छोटू, अगर नंबर पूछता तो 1 2 3 4 आंसर 4 मार लगाते, लेकिन हमसे सम पूछा है तो बीच में सम का साइन दे दीजिए। 27, 3 के पावर 2 9, 3 के पावर 1 3, और 3 के पावर 0 1। तो देखिए तो सर 27 और 3 30, 30 और 10 40 सर, 40 विल बी द आंसर। अगर आपको ऐसे ही बनाना था तो देखिए, ये 2 के पावर 3 था और 3 के पावर 3 था। विषम का योग पूछे तो 2 को इग्नोर कीजिए। इसमें कौन कौन है? तो पावर 3 तक है, तो 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3, 3 के पावर 3। सम पूछा था, बीच में सम का साइन लगाएंगे और आंसर 40 ठोकेंगे। 27 और 3 30, और 9 और 1 10, 30 और 10 कितना? तो 40। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आइए, मजा आ रहा है तो आइए इधर। के 1 से बड़ी संख्या कोई भी विषम हो। अच्छा, ये मेरा टाइपिस्ट ने यार, ये ऊपर में था,
पता नहीं उसको क्या हो गया है दोस्त। के पावर 33 माइनस के, ये है सही चीज। ये किससे विभाज्य है, यही सवाल पूछा है। देखिए यार, इस सवाल नहीं बवाल है, आप किसी भी प्रकाशन में देख लीजिएगा। ये बिहार एसएससी का पूछा हुआ है, ये भैया सीजीएल मेंस का सवाल पूछा हुआ है। तो ये बहुत बार एसएससी पूछ चुका है, चाहे सेंट्रल लेवल वाला चाहे राज्य वाला कोई एसएससी, ये बहुत बार पूछा है, इसीलिए हम ये सवाल लिए। इस सवाल को गौर से देखो। किसी भी प्रकाशन के हम ये बोलना चाह रहे थे बच्चे कि जब आप कोई किताब खरीदते हो ना, तो किताब में इसके सॉल्यूशन एक पेज में है, और अगर कोई टीचर है तो उसकी सॉल्यूशन एक लाइन में हम करवा सकते हैं। आप गौर से समझिएगा, समझिएगा सवाल क्या बोला है कि के एक से बड़ी कोई भी विषम संख्या हो। अच्छा, नंबर सिस्टम में नंबर को जानना होता है, नंबर कभी अपना नेचर नहीं बदलता है मेरे बच्चे। तुम क्या हो ना, आजकल के बच्चे क्या है ना कि इस गली में कुछ और उनका नेचर है, उस गली में कुछ और नेचर है, लेकिन नंबर कभी अपना नेचर नहीं बदलता है मेरे बच्चे। नंबर तब जैसे ट्रीट करता था आज भी वैसे ही ट्रीट करता है। तो नंबर से सीखो कि वो कभी बदला नहीं, तुम्हारे जैसे तुम तो हर पल बदल जाते हो। देखो तो के एक से बड़ी विषम संख्या होनी चाहिए, तो इससे अंडरस्टैंडिंग मेरा ये डेवलप हुआ कि सर एक से बड़ी विषम संख्या ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, 9 ले लो, एज योर चॉइस। पहला लाइन समझने के बाद हम इतू सा बात समझ पाए। अब बोला है कि सर ये किससे डिविजिबल है, इसी को थोड़ा हम सुधार दें, टाइपिंग मिस्टेक था। 33 थोड़ी ना, आइसोटोपी थोड़ी ना कि नीचे में आएगा। आइए, आइसोबार आइसोटोप नहीं है। आइए सर जी, अब यही लाइन है, तो अगर यार केस एक से बड़ी है तो क्या हम 3 पर लेके चेक कर लें। पहले पुराना जमाना में देखते थे हमारी मम्मा लोग, अब तो कुकर आ गया है छोटू, पुराने जमाने में हमारे मम्मा लोग हांडी में तसला में चावल बनाती थी, और 1-2 चावल लेकर ही देख लेती थी कि चावल कि ये पका है कि नहीं पका है। आजकल तो सीटी से हम लोग अंदाज लगाते हैं कि 3 सीटी 4 सीटी, हाफ बॉइल्ड है तो 2 सीटी में ही तब हम समझ लेते हैं कि मेरा चावल पक गया है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले और बड़े बड़े लोगों, हमारे घर में तो दादी लगभग 15-20 ज्वाइंट फैमिली था, उनकी खाना एक साथ बनता था। सोच रहे हो उतना बड़ा स्तर पे खाना बनाना और सिर्फ 2-3 चावल देकर पकड़ लेना, तो पुराने आदमी में तजुर्बा था। वही तजुर्बा का इस्तेमाल हम करते हैं, क्योंकि उनको पता था कि चावल अगर 2 गो सीझा होगा तो सब गला होगा। ऐसा नहीं है कि 2 चावल पका होगा 2 चावल नहीं पका होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो हम कहना यह चाह रहे हैं कि अगर 3 पर यह लागू होगा तो 3 से ऊपर वाले भी विषम संख्या पे यह लागू होगा। अगर के बराबर हम 3 ले लें, हम सबसे छोटा, क्योंकि कैलकुलेशन भी अपन लोग को ही करना है, तो हम 3 ले लिए, 3। अब 33 को तुम अपनी काली नजरों से देखो यार। अब सर 3 के पावर 33 निकालना भी कौन सा आसान काम है, यह भी बहुत टफ काम है। हम बोले इसके लिए, हम बोले फिर एक उपाय, 33 को भी तुम अपनी काली नजरों से देखो तो क्या 33 एक विषम नंबर नहीं है। आप बोलोगे कि हाँ सर विषम नंबर तो है, ऑड नंबर तो है, तो क्यों ना हम कोई एक ऑड नंबर ले ले। हम 33 नहीं लेंगे, लेकिन कोई भी ऑड नंबर ले लेते हैं। जैसे ऑड 1 से शुरू होता है, 1 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, कोई भी ऑड नंबर ले लो। लेकिन अगर गलती से, छोटू तुम देखना यहां पर, गलती से तुम अगर 1 ले लिए तो के तो तुम 3 रखे हो, लेकिन अगर 33 की जगह 1 ले लिए तो 3 - 3 0 हो जाएगा। तो 0 पर तुम कोई चीज चेक नहीं कर सकते हो, तो 1 से बड़ा ले लेंगे और 3 ले लेते हैं। 3 33 के जगह, क्योंकि हमने 33 को देखा कि एक ऑड नंबर है, तो हमने भी एक ऑड नंबर ले लिया। 3 के पावर 3 27, 27 में से 3 गया कितना 24, यानी कि ये 24 से कटेगा या 24 के कोई मल्टीपल से कटेगा, तो 24 एक ही वो ऑप्शन में है आंसर। अब तेरे जहन में तुरंत एकदम झंझनाहट हुआ होगा, गुरुदेव रुकिए रुकिए गुरुजी, हम 3 ले लेते हैं, ठीक आप बात बोलते हैं, चाहे हम 5 ले लेते हैं, के जगह सर 5 ले लीजिए। हम बोले ले लो, तो ये 5 है -5 है, यहां क्या ले, हम बोले 1 मत लेना 0 आ जाएगा, 3 ले लें तो 125 में से 5 गया 120, क्या 120 का एक फैक्टर 24 नहीं है मेरे बच्चे। आप कोई भी चीज लो, सवाल आंसर वही आएंगे। सवाल करने का अप्रोच मेरे बच्चे, हम आपको पढ़ाने नहीं आए हैं, हम आपको सिलेक्शन के उस पार तक पहुंचाने आए हैं। पढ़ाने तो बथेरे पढ़ा रहे हैं प्रभु,
हम किसी का भी क्रिटिसाइज नहीं करने वाले, किसी के बारे में हमको बोलना भी नहीं है, लेकिन बच्चे आपको तय करना होगा कि हमें उस पार तक जाना है कि इसी पार तक रहना है। हमें कृष्ण जैसा सारथी चाहिए कि हमें दुर्योधन जैसा सारथी चाहिए जो पूरे गेम महाभारत में उलझा हुआ इंसान रहा। तो तय आपको करना है, सारथी आपको चुनना है। और एग्जाम कोई ना कोई, अगर आप सोचोगे सर हम ऐसा नहीं सोचे, तो बच्चे कोई तो सोच रहा होगा, कोई तो बच्चा होगा जो इस चीज को लगा रहा होगा। तो सिलेक्शन तो उसी का ना होगा जिसका कॉन्सेप्ट अपडेट है, जो जल्दी बना रहा है उसी का तो होगा ना बच्चे। चलिए बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। इस सवाल को अगर गौर से देखो, हर दो दो पेयर को तुम अपने आंखों से देखो, तुम्हें देखने को मिलेगा कि सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और दुनिया को पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। अब इसमें हम एड ऑन क्या कर रहे हैं कि जब कभी भी ए माइनस बी 1 हो जाए, ए माइनस बी अगर 1 है तो रिजल्ट हमेशा इसका क्या होगा, ए प्लस बी। अरे क्योंकि a माइनस बी अगर 1 है तो 1 को a प्लस बी से गुना करोगे तो a प्लस बी ही ना होगा। तो इनका अंतर देखो तो 1, इनका भी अंतर 1, अंतर 1, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि दोस्त तुम 98 प्लस 97 ही हो, दोस्त तुम 96 प्लस 95 ही हो, और दोस्त ऐसे ही तुम 12 और 11 ही हो। अरे बोलो बोलो, हाँ सर लिख सकते हैं। तो देखो तो ये एपी का सीरीज नहीं हो गया, जो कॉमन डिफरेंस 1 का है और 11 से लेकर 98 तक है, इसी का तो सम निकालना है। और एपी में एसएन टर्म तक का सम क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स का आधा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। नंबर ऑफ टर्म्स हम निकालना सिखा देते हैं। फर्स्ट टर्म 11 है मेरे बच्चे, और खत्म कहां पे हुआ है, 98 पे, 98 पे। 98 और 11 कितना हो गए बच्चे, 109, 109। आ जाओ, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है याद कीजिएगा, एपी में नंबर ऑफ टर्म्स होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1, क्योंकि लास्ट टर्म बराबर होता है फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 गुने डी, जहां एल क्या है लास्ट टर्म, ए क्या है फर्स्ट टर्म, एन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, और डी क्या है कॉमन डिफरेंस। अब अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालें, एन की मान निकालें छोटू, तो लास्ट टर्म 98 है, फर्स्ट टर्म 11 है, कॉमन डिफरेंस 1 का है, तो 98 में 1 जोड़ दो 99, 99 में से 11 घटाओगे 88, और 88 के आधा 44, 44, 44, क्योंकि ये 88 आ गया छोटू, 44 गुने 109, यही तो आंसर होगा राजा, 9 चौको 36। एक बात बताओ, 44 का मतलब 11 का मल्टीपल, 11 का 7, अच्छा इकाई अंक पहला तो 6 आएगा, तो 5 और 1 का कोई काम में नहीं है, 4 2 6, 9 6 15, 15 में से 6 गया 9, नहीं तुम 11 से नहीं कटते हो। B4 बिहार वाला, B4 बिहार वाला इज द राइट आंसर। बाकी तुम मल्टीप्लाई भी कर लेना, आंसर वही होना है, क्योंकि हम एक सिंप्लीफिकेशन का भी हम सीरीज लेके आ रहे हैं, जहां पर आपको पता चलेगा कि कैसे सिंप्लीफिकेशन तेजी से हम करें। मजा आ रहा है, एकदम मजा आएगा। आइए देखिए इसको, बस अब कुछ सवाल और है, 1 या 2 सवाल और है मेरे बच्चे। 500 से 650 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 3 से कटता है और ना ही 7 से कटता है? बड़ा अच्छा सवाल है सर। अच्छा एक बात बताओ, फ्रॉम, हम पिछले क्लास में ही आपको समझाए हैं बच्चे कि फ्रॉम 500 टू 650, इसका मतलब क्या होता है पता है तुम्हें, कि सर 500 को भी काउंट करना है और 650 को भी, तो कितना नंबर है, तो 650 तक चाहिए तो 650, और कहां तक नहीं चाहिए तो 499 तक नहीं चाहिए। जिनको ये बात नहीं समझ में आया वो मेरा पुराना वीडियो टेस्ट नंबर 2 जाकर देखिए, आपको ये बात समझ में आ जाएगा। हम फ्रॉम टू और बिटवीन और एंड वाला बहुत बारीक से समझा चुके हैं। आइए अब नहीं कटने के लिए हम टोसेंट को लाएंगे, ये कोई नहीं पढ़ाएगा बेटा। टोसेंट 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 क्या करता है ना, कि नाइदर और नॉर का ही रिजल्ट देता है।
नाइदर और नॉर का ही रिजल्ट देता है मेरे बच्चे टोसेंट। तो देखिए, तो एक टोसेंट लगेगा कहां? तो लगेगा वही जहां पर जो भी संख्या है नाइदर नॉर के बाद वाला संख्या, नाइदर नॉर के बाद वाला संख्या से, बाद वाला नंबर से डिवाइड होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए, तो क्या 151 3 और 7 से कट रहा है? तुम बोलोगे गुरुजी नहीं कट रहा है, तो इनका एलसीएम ले लो। जब नहीं कटेगा तो क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। 3 और 7 का एलसीएम 21, 3 और 7 का एलसीएम 21। तो भाई 21 का कोई मल्टीपल जो 151 तक जाता हो? हाँ सर, 21 सत्तू 147। तो 147 पर टोसेंट लगा दीजिए। टोसेंट क्या कहता है कि भैया ना तो के बाद अगर 3 है तो नीचे में 3 और ऊपर में 3 से 1 कम। दूसरा नंबर कौन है? 7, तो नीचे में 7 और ऊपर में 7 से 1 कम। काट दीजिए, 7 या 21 सत्तू, तो 7 दूनी 14, 6 का 84। 84 नंबर तो मिल गया जो ना तो 3 से कटता है ना तो 7 से कटता है। कहां तक? 147 तक। लेकिन क्या सवाल में हमको 147 तक दिया है लड्डू? नहीं, 151 तक दिया है। तुम 147 तक तो निकाल लिए हो, तो बाकी चेक करना होगा, चेक करना होगा, मैनुअल, मैनुअल चेक करना होगा। कौन कौन? तो 148, 149, 150 और 151, क्योंकि हमको तो 151 तक पूछा है ना। तो देखिए, तो कौन कौन कट रहा है, क्योंकि नहीं कटने वाला पूछा है तो कटने वाला काट दीजिए। तो अगर 147 3 से कट रहा है तो अगला उसमें 3 जोड़ दीजिए, 150 3 से कटेगा, बाकी कोई नहीं कटेगा। तो अगला 153 कटता, लेकिन 53 तो है ये नहीं है। 7 से अगर 147 कट रहा है तो अगला 154 कटता है, 154 है इधर? नहीं है। तो 3 नंबर ऐसा मिला 151 तक जो ना तो 3 से कट रहा है ना तो 7 से कट रहा है। तो टारगेट अगर तुम जहां तक निकालना था उसके पीछे टोसेंट लगाए हो तो इन तीनों को लाके जोड़ दो। तो 3 ऐसा और नंबर है जो नहीं कटता है, तो 84 और 3 87, 84 और 3 87। तय करना होगा आपको कि क्या आप इस सवाल को ऐसा पढ़ाया गया है, इसके कॉन्सेप्ट है बच्चे, इसका कॉन्सेप्ट उम्मीद करते हैं कि आप समझ, अगर पढ़े होंगे सही जगह तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो जाकर अपने मास्टर साहब से पूछिए कि आप ऐसा क्यों नहीं पढ़ाए, और अगर नहीं पढ़ाए तो आप इस सवाल को कैसे बनाए थे आप हमको बताइएगा। और पढ़ना तो ऐसे ही पड़ेगा बच्चे, पढ़ना तो ऐसे ही पड़ेगा। और एक दिन हम नंबर सिस्टम का बिल्कुल 1 शॉट वीडियो डालेंगे सिर्फ आपके लिए, और आप तय करना कि अभी तक आप क्या पढ़े थे, कैसे पढ़े थे, क्या पढ़ना था, आपको कैसा पढ़ाया गया, सब कुछ हम आपके हवाले छोड़ जाएंगे। आइए अगला सवाल। अगला सवाल, आपको यह बात पता होना चाहिए बच्चे कि अगर कभी a साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा बराबर सी हो, और a कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर डी हो, तो इनका रिजल्ट होता है। रिजल्ट एकदम प्रूफ के साथ बताएंगे, लेकिन आज सिर्फ रिजल्ट लिखवाएंगे। साइन के साथ कोफिशिएंट क्या है? तो ए स्क्वायर, कॉस के साथ बी स्क्वायर, बी है तो बी का स्क्वायर, प्लस कांस्टेंट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। पहले तो इसको पहचानो, तुम इसको अपनी काली नजरों से देखो। इसको पहचानेंगे कैसे कि सर अगर जो साइन के साथ कोफिशिएंट था, कोफिशिएंट देखो तो साइन के साथ क्या था? ए, आज ए किसके साथ आ गया है? कॉस के साथ। बी किसके साथ था? कॉस के साथ। बी समय बदला, बी आज किसके साथ आ चुका है? साइन के साथ। मैथ यही बताता है प्रभु कि अगर आप समय के साथ आगे नहीं बढ़े तो आप भी रिप्लेस कर दिए जाओगे। आज जो आप किसी का बाबू हो, कल हो सके कि आप बाबू ही रिप्लेस हो जाए। क्यों? क्योंकि समय के साथ आपने अगर वादा किया है कि 1 साल के अंदर हम नौकरी लेंगे, तो पहले उस वादा को पूरा करना होगा। मेरे बच्चे, मैथ यही तो सिखाता है कि जो ए साइन के साथ था, साइन नौकरी नहीं लिया, ए किसके साथ आ गया? कॉस के साथ।
बी कॉस के साथ था, कॉस नौकरी नहीं लिया, बी किसके साथ, साइन के साथ। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, जब कभी भी साइन और कॉस में, ये सिर्फ अप्लीकेबल कहां होगा बच्चे, ओनली साइन एंड कॉस में, कॉस में, कॉस में। इसमें दो बातें आप ध्यान रखिएगा, एक तो कोफिशिएंट इंटरचेंज होगा, कोफिशिएंट गुणांक, गुणांक कोफिशिएंट क्या होगा, इंटरचेंज होगा, इंटरचेंज होगा। और दूसरा बात कि इसमें साइन इंटरचेंज होगा, कि अगर ऊपर प्लस है दोस्त तो बाद में माइनस रहेगा, बाद में माइनस रहेगा, और अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। देखो ना, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, अगर यहां माइनस होता तो ये प्लस हो जाता, और इधर जो साइन के साथ था वो कॉस के साथ हो गया, जो कॉस के साथ था वो साइन के साथ हो गया। तो रिजल्ट हमेशा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसी पर यह सवाल पूछा है दोस्त, इसको अगर तुम देखो तो साइन और कॉस का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, बराबर मेरे बच्चे इनका कोफिशिएंट क्या है, √2 साइन थीटा, इसका स्क्वायर और प्लस जो निकालना है उसका स्क्वायर, यही टी का वैल्यू निकालना है। तो याद रखना, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का √2 साइन थीटा है, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, √2 तो रहबे करता है, बस साइनमा कॉस में बदल जाता है, साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो √2 कॉस थीटा कहां है, सी में है सर, सी में है सर। कैसा लगा, अगर आपको मजा आया तो आप बोले मेरे बच्चे आज इतना ही सवाल था, आप कितना बनाए, कैसे अटेम्प्ट किए जरूर बताइएगा। फिर हम लोग मिलेंगे और जबरदस्त सवाल के साथ, और आपका जो डिमांड है आप कमेंट बॉक्स में खुलकर लिखें, जो भी होगा हम अगले दिन और बेहतरीन सवाल के साथ आपके साथ मिलेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है मेरे बच्चे। बहुत किसी को लगा होगा सर लेवल अप है लेवल डाउन है, मेरे बच्चे हम अप और डाउन देखकर आपको खुश नहीं करना चाहते मेरे बच्चे, क्योंकि आपने अगर हम पर विश्वास जताया है तो हम आपको खुश नहीं, एक टीचर एक बच्चों को खुश करने के लिए नहीं पढ़ाता है, एक टीचर एक बच्चों को सेलेक्ट होने के लिए पढ़ाता है, और ये टीचर के ऊपर दायित्व बनता है, क्योंकि आप बड़े हैं तो आप पर दायित्व बनता है, मेरे ऊपर दायित्व बनता है कि हम आपको सही मार्ग दिखाएं कि बेटा सफलता के लिए क्या क्या जरूरी है। हम चाहते मेरे बच्चे तो आपको खुश करने के लिए भी बहुत सारे सवाल लेकर आ सकते थे, लेकिन हम चाहते हैं कि आज का करंट सिनेरियो क्या है, करंट एडीक्यूटी हो, चाहे टीसीएस हो, चाहे बिहार एसएससी हो, बिहार दरोगा हो, सोच क्या रहा है उस पर बात किया जाए, ना कि आपको खुश किया जाए। तो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप अपना राय जरूर दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले दिन इसी उत्साह और उमंग के साथ, तब तक जय हिंद जय बिहार।